गुड इवनिंग साथियों, हम एक फिर नई कक्षा भूगोल संग्रह की नई कक्षा लेकर के आपके पास आए हैं। चलिए, हम सभी डिस्कस किए थे पिछले 2 क्लास में कि भारत के सामान्य जानकारी के बारे में। हम लोग अब हिमालय से संदर्भित क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं अलग अलग एग्जामों में, और कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं और पूछी कौन कौन सी गई है, उनके आधार पर, उस अनुभव के आधार पर हमने आपके लिए नया प्रश्न लाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिमालय से संबंधित प्रश्न। तो इसमें हम लोग हिमालय के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं अगर आप देखेंगे पूरे शुरू से अंत तक, तो आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बिहार सचिवालय, रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एडीईओ वगैरह, सभी में आपको ये फायदा करेगा। याद रखिएगा, भूगोल से संबंधित सभी तरह प्रश्न, हम सभी विषय से संदर्भित प्रश्नों को करेंगे। तो ये लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी फायदा मिले। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणाम से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में, यानी कि पुराने समय में भारतीय स्थलपिंड सरका है। भारतीय स्थलपिंड किधर किधर सरका है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। समझते हैं इसे। देखिए, ये जो पूरा ये पृथ्वी का क्षेत्र था, अगर हम पृथ्वी के क्षेत्र को देखें, अर्थ को, पृथ्वी में स्थलपिंड, ये वाला स्थलपिंड जहां अभी अफ्रीका महादेश है वहां पर हुआ करता था। ये फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये अलग, ये इसके आधी भाग उत्तर की ओर, आधे भाग दक्षिण की ओर खिसका। आधे भाग को कहा गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिण के भाग थे उसको कहा गया गोंडवाना। इस वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में आने वाले जो स्थलपिंड है वो अंगारा लैंड में, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले अधिकांशतः स्थलपिंड गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड में अगर हम देखें तो यूरोप महादेश या एशिया महादेश का रूस, यूक्रेन इत्यादि, और इसके अलावा उत्तर अमेरिका, ये जो है आर्कटिक क्षेत्र, ये सारे अंगारा लैंड में आता है। गोंडवाना लैंड में देखें तो ऑस्ट्रेलिया महादेश, इसके अलावा अफ्रीका महादेश का एक बहुत बड़ा भाग, और दक्षिण अमेरिका महादेश, अंटार्कटिका, ये सारे गोंडवाना लैंड में आते हैं। गोंडवाना भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत 2 लैंड से बना हुआ है, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड है, और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्थलपिंड किधर सरका है भूतकाल में? तो ये जो था, ये धीरे धीरे ये जो स्थलपिंड था, ये सरका किस ओर? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर ये सरके गया, जिसे कहते हैं, इस आधार पर ये आंसर होगा इसका उत्तर की ओर। तो भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणाम के संकेत, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया किधर सरका? दक्षिण की ओर। दक्षिण अमेरिका दक्षिण की ओर सरका, यानी कि दक्षिण की ओर ये खिसका है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? देखिए, अगली प्रश्न अगर हम देखें तो भारत, क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? अब देखिए, अगर हम ये प्रश्न देखें तो यहां पर दिया हुआ है प्राकृतिक प्रदेश। तो एक होता है प्राकृतिक प्रदेश। अगर हम प्राकृतिक प्रदेश, यानी कि प्रकृति के आधार पर भारत कितने भागों में बटा हुआ है, तो प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो भारत मुख्यतः 4 भागों में प्रकृति के आधार पर बटा हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक होती है भू आकृतिक, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का शब्द पे ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक प्रदेश पूछा गया है। अगर कहता भू आकृति के आधार पर भारत कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये 6 भागों में बटा हुआ है। ये 4 भाग और 6 भाग, समझते हैं क्या है ये प्राकृतिक प्रदेश? अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक प्रदेश में जो 4 भागें दी गई है, ये किस प्रकार से? जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं हिमालय क्षेत्र, पहला ये है। दूसरा है उत्तरी मैदान का क्षेत्र, उत्तरी मैदान का क्षेत्र 2 हुआ। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, और चौथी जो है वो है हमारा तटीय मैदान क्षेत्र, द्वीपीय देश, द्वीपीय क्षेत्र। कौन सा? द्वीपीय क्षेत्र। ये 4 भागों में प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर बटी हुई है। हम भारत के, अगर हम प्राकृतिक आधार पर प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर हम भूआकृतिक आधार पर देखें तो 6 भागों में, कौन कौन से वो 6 भाग हैं? तो अगर हम उसमें 6 भाग अगर हम देखें कि किस किस आधार पर ये 6 भाग है, हम इन्हें अगर देखें तो देखिए ये 6 भाग कौन कौन से हैं। अगर हम भूआकृतिक आधार पर देखें तो सबसे ऊपर में है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सबसे ऊपर में कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सबसे ऊपर हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं हिमालय,
उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय जिसमें कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक इत्यादि आते हैं। इसके अलावा दूसरे स्तर पर आता है उत्तर भारत का मैदान। जो उत्तर भारत का मैदान है बिहार, यूपी यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इनमें कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, इसके अलावा हमारा जो पंजाब का एरिया है, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का एरिया, ये उत्तर भारत का यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है इसे कहते हैं उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। तीसरी अगर हम देखें तो वो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र, जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग है मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीप का पठार, जो हमारे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये सारे क्षेत्र जो होते हैं प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र कहलाते हैं। और अगर हम 5वें नंबर पर देखें प्रायद्वीपीय पठार के बाद तो वो होता है तटवर्ती मैदान का क्षेत्र। तटवर्ती मैदान का मतलब क्या है? तटवर्ती मैदान यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र। तटवर्ती मैदान में अगर हम देखें भारत में तो इसके जो इस साइड वाले भाग हैं इसको कहते हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान। कौन सा? पूर्वी। और इस साइड वाले भाग को कहते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो प्रायद्वीपीय तटवर्ती मैदान जो पूर्वी तट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, और छठा जो है उसे कहते हैं द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र अगर हम भारत में देखें तो ये दो भाग में बटा हुआ है, एक है अरब सागर में और एक है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केवल अंडमान निकोबार द्वीप नहीं, और भी द्वीप हैं, लेकिन हम मुख्यतः जो देखते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और वहीं अरब सागर में जो है उसे कहते हैं लक्षद्वीप। तो ये जो है ये तो टोटल कितने क्षेत्र में बटे हुए? भू आकृति के आधार पर 6 क्षेत्रों में, कि पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता कि उत्तर भारत के मैदान में जो भारत के जो है कितने भू आकृति के आधार पर कितने प्रदेशों में बटा हुआ है, तब होता आंसर 6। लेकिन हमसे पूछा गया उत्तर जो भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो वो है 4। अगर हम इसे मैप में देखना चाहें तो हम मैप में इसे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से बटा हुआ है। यहाँ पर इंडिया का हम मैप देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इंडिया का ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए ये हिमालय का ये वाला जो क्षेत्र है ये हिमालय का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दिख रहा है ये उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को प्रायद्वीपीय पठार। ये जो एरिया है ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, ये उत्तर भारत के मैदान का क्षेत्र है, ये हिमालय पठार है। ये जो इस वाले एरिया है ये वाली एरिया ये पूर्वी घाट है, तटवर्ती मैदान, और इस एरिया को बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो ये हम जो है अलग अलग भागों में इसे बांटते हैं। तो ये भूआकृति के आधार पर यानी कि भूमि का आकृति कैसा है उस आधार पर अगर हम देखें तो ये कितने भागों में बटे हुए हैं? 6 भागों में। लेकिन अगर प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर हम देखें कि प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है तो वो 4 भागों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित हैं? 4। नेक्स्ट आपका सवाल है स्क्रीन पर, देखिए आंसर कीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ये जो चट्टान प्रणाली है सारे इसमें चट्टान प्रणाली दिए हुए हैं, और ये जो है इसमें कौन सा नवीनतम है? नवीनतम मतलब नया कौन सा है? अगर हम देखें तो हमारे यहाँ चट्टान प्रणाली की जब बात करते हैं, किसकी? चट्टान प्रणाली की, तो चट्टान हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जब हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं कि चट्टान हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर चट्टान अगर हम देखें तो कौन कौन सा है? एक है हिमालय क्षेत्र, हिमालय। दूसरा कौन सा है हिमालय के अलावा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो हम अगर देखें तो प्रायद्वीपीय में भी अलग अलग चट्टान है और हिमालय में भी अलग अलग तरह के चट्टान के भाग हैं। तो हम अगर इसे देखें कि कौन सा कह रहा है कि नवीनतम है, अब यहां पर दिया विंध्यन क्रम, कुडप्पा क्रम और धारवाड़ क्रम, और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जब हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये हम बात कर रहे हैं हिमालय की। किसकी बात की जा रही है? हिमालय की। दूसरा है ये जो विंध्यन और कुडप्पा और धारवाड़ है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का चट्टान है। समझते हैं इसे कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में देखिए जब हमसे पूछा जाता है कि कौन से क्रम की चट्टान है, देखिए यहां पर हमें कहा जा रहा है कि ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा नवीनतम है। तो देखिए सबसे नवीनतम अगर हम देखें या सबसे पुराने देखें, पुराने के समय से हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पुराना
देखिए यहाँ पर सबसे पुराना अगर हम क्रम देखें तो पुराना सबसे ज़्यादा जो है वो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र का चट्टान। प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब दक्षिण भारत का चट्टान। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो इनमें किन किन प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो सबसे ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पुराना है वो है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान ये सबसे पुराना है, आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान के बाद आता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान यानी धारवाड़ समूह के जो चट्टान है। इसके बाद धारवाड़ के बाद आता है कुडप्पा क्रम के चट्टान, कुडप्पा क्रम। और कुडप्पा क्रम के बाद आता है गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड है उस विंध्यन क्रम का चट्टान। कुडप्पा के बाद आप ध्यान रखिएगा कौन सा, विंध्यन क्रम का चट्टान। और विंध्यन के बाद आता है गोंडवाना क्रम का चट्टान। और गोंडवाना क्रम की चट्टान के बाद ध्यान रखिएगा, अगर इसे आप देख लीजिए तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। गोंडवाना क्रम के बाद अगर हम देखें तो पुराना वो कौन सा है, तो वो है उत्तर का हिमालय, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय। हिमालय और हिमालय के बाद जो है वो है उत्तर भारत का मैदान। अब अगर इस आधार पर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, उत्तर भारत का मैदान, तो देखिए सबसे पुराना कौन सा हो गया, तो सबसे पुराना हो गया आर्कियन क्रम की चट्टान। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर कुडप्पा क्रम की, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना और उत्तर का पर्वतीय, और सबसे नया हो गया उत्तर भारत का मैदान। तो सबसे नया अगर पूछे तो उत्तर भारत का मैदान पूरे भारत का स्थल रूप में देखें तो, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हिमालय क्षेत्र, और उसके बाद गोंडवाना। अब देखिए ये एरिया अगर हम देखें कि कहां पर किस किस प्रकार के किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, इन्हें हम एक बार मैप पर देखते हैं कि इनमें किस किस क्रम की चट्टान कहां पर पाई जाती है। देखिए यहां अगर हम देखें मुख्यतः तो यहां पर ये जो क्षेत्र है यहां पे हमें आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। इसके अलावा यहां जो है यहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जा रही है, ये कुडप्पा क्रम की चट्टान, और यहां पर विंध्यन क्रम की चट्टान है, और ये एरिया जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है, और यह उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ये जो एरिया है ये उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश है जिसे हम कहते हैं हिमालय क्षेत्र। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे नया है मैदानी क्षेत्र, उसके बाद है हिमालय पर्वत। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सबसे नया कौन सा है, सबसे नवीनतम इनमें से कौन सा है। प्रश्न हमसे कहता है कि सबसे नवीनतम कौन सा है, तो निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो ये सबसे नवीनतम कौन सा हो गया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय। अगर इनमें से कहा जाता कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसमें याद ध्यान रखिएगा आर्कियन क्रम की चर्चा नहीं की गई, अगर आर्कियन रहता तो सबसे पुराना होता आर्कियन क्रम का चट्टान। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसी में कोयला पाया जाता है। अधिकांश कोयला हम जानते हैं कि बिटुमिनस प्रकार का भारत में पाया जाता है। तो सबसे जो नया है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसकी पर्यायवाची है, अब पर्यायवाची है, देखिए यहां पर प्रश्न दिया है हिमाचल किसका पर्यायवाची है। हिमाचल जो है वो है मध्य हिमालय का। प्रश्न सबसे पहले आंसर जान जाते हैं, मध्य हिमालय या इसी का दूसरा नाम कहते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय का हिमाचल पर्यायवाची है। मध्य हिमालय कहते हैं या लघु हिमालय इसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं हिमाचल हिमालय। कौन सा नाम कहते हैं, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, या इसका चौथा नाम बोलते हैं महाभारत, महाभारत श्रेणी। कौन सा, महाभारत श्रेणी, ये मुख्यतः नेपाल में है महाभारत श्रेणी। तो ये हिमाचल हिमालय, तो यहाँ पे हिमाचल पर्यायवासी किसका है, तो मध्य हिमालय का हिमाचल पर्यायवासी है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। निम्नलिखित दिशा में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी, समझते हैं इसे हम लोग। देखिए सबसे पहले अगर हम मुख्यतः देखें कि क्वेश्चन में कि ये किस तरह की ये बातें की जा रही है, किस तरह का, हम इसे पहले हिमालय के आधार पर समझते हैं। देखिए जब हम हिमालय के आधार पर समझें तो यहाँ पर आप देखिए हमारे सामने मैप है, ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ पर मुख्यतः अगर हम देखें तो इसमें देखिए सबसे ऊपर जो है ये वाली क्षेत्र अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। कौन सा है, ये
ट्रांस हिमालय। हिमालय मुख्यतः 4 भागों में बटे हुए हैं। हम देखते हैं, इसको समझते हैं। हिमालय मुख्यतः कितने भागों में? 4 भागों में। देखते हैं हिमालय 4 भागों में कैसे बटा हुआ है। देखिए ये भारत है। भारत में यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरिया में ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं वृहद हिमालय, वृहद हिमालय का क्षेत्र। और उसके बाद तीसरा क्षेत्र है जिसे कहते हैं मध्य हिमालय। और उसके बाद है शिवालिक का क्षेत्र, शिवालिक। तो ये जो सबसे ऊपर वाला है 1 नंबर वाला, ये है ट्रांस हिमालय। फिर ये कहलाता है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। और उसके बाद वृहद हिमालय, और फिर ये वाली जो क्षेत्र है इसको कहते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और सबसे नीचे जो है वो है शिवालिक। तो भारत को अगर हम देखें, हिमालय को अगर हम देखें तो हिमालय उत्तर से दक्षिण में सबसे ऊपर में आता है कौन सा? ट्रांस हिमालय। उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो सबसे ऊपर उत्तर में ट्रांस है, उसके बाद वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसे कहते हैं, उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक। अब देखिए ट्रांस हिमालय भी जो है ये अलग अलग श्रेणी में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय किस श्रेणी में, कैसे ये बटा हुआ है? तो देखिए ट्रांस हिमालय जो है ये बटा हुआ है, सबसे ऊपर में है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय में भी सबसे ऊपर में है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, और उसके बाद है जास्कर, और फिर है उसके बाद है पीर पंजाल। तो हम अगर देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो अब देखिए ये जो काराकोरम, लद्दाख, ऊपर से नीचे अगर हम ट्रांस हिमालय देखें तो उत्तर में सबसे है काराकोरम, फिर है लद्दाख, और उसके बाद है जास्कर। तो अब हमारे सामने जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है, देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न जो हमारे सामने है, हमारे आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दी हुई है, देखिए निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जब हम उत्तर दिशा के क्रम वाली, यहाँ पर अगर हम मैप में देखें, मैप में हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मैप में दिखा दिया गया है कि ये भारत का अगर हम देखें पूरे मैप में तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए सबसे उत्तर में अगर हम देखें, मुख्यतः यहाँ पर देखिए सबसे उत्तर में ये काराकोरम श्रेणी आपको दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है। तो सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, और यहाँ पर कैलाश है। इसके बाद देखते हैं ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये जो लाइन आपको गया है ये वृहद हिमालय का क्षेत्र है। फिर उसके नीचे जो है ये लघु हिमालय का क्षेत्र है, और सबसे नीचे जो ये लाइन डॉट डॉट करके ये गया हुआ है ये शिवालिक का क्षेत्र है। तो सबसे ऊपर में कौन सा है? काराकोरम। तो उत्तर दिशा की ओर अगर हम देखें मुख्यतः तो सबसे ज्यादा जो उत्तर दिशा की ओर है वो कौन सा है? काराकोरम। तो अगर हम हमसे प्रश्न में पूछा रहा है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अब देखिए पूछ रहा है क्या? उत्तर दिशा की ओर। को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे, ये नहीं बोल रहा है उत्तर दिशा से, बल्कि पूछ रहा है उत्तर दिशा की ओर। देखिएगा शब्द का फेर होता है। तो जब हम उत्तर दिशा की ओर की बात करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है। किधर से? नीचे से ऊपर की ओर। तो अब देखिए इसमें सबसे नीचे जो है वो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके ऊपर कौन सा है? तो जास्कर है, और उसके ऊपर लद्दाख है, और उसके बाद काराकोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें देखिए एक ऑप्शन हमें फंसाने के लिए कैसे किया गया, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, ऊपर से नीचे क्या है? सबसे ऊपर में है काराकोरम। हम लोग जानते हैं काराकोरम सबसे ऊपर में है, उसके बाद है लद्दाख है, और उसके बाद जास्कर है, और उसके बाद नीचे पीर पंजाल है। अब देखिए सवाल को समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर दिशा की ओर, यानी कि इधर से हम जाएंगे उत्तर की ओर, इस दिशा में हम बढ़ेंगे, इस दिशा में बढ़ेंगे। तो जब इस दिशा में बढ़ेंगे तो सबसे पहले पीर पंजाल आएगा, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद काराकोरम। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करता है, प्रश्न देखता है और जैसे रटा हुआ है वही एज इट इज आंसर दे देता है। हमें वहां पे दिमाग लगाना। अगर पूछता उत्तर दिशा से तब हमें हमारा आंसर होता सी नंबर, लेकिन यहां पूछ रहा है उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? देखिए अक्साई चीन का भाग कौन सा है, तो हम अगर अक्साई चीन के भाग की देखें तो लद्दाख पठार है। लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है।
एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है काराकोरम श्रेणी लद्दाख पठार, तो बहुत सारे विद्यार्थी सोचता है काराकोरम जो है ये ही अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन है मतलब ये जो चीन का एक क्षेत्र है उनका ये भाग बन गया। तो लद्दाख का जो मुख्यतः हम कह सकते हैं मरखा घाटी क्षेत्र है, मरखा घाटी क्षेत्र ये अक्साई चीन का क्षेत्र बन गया है। अगर हम काराकोरम में मुख्यतः देखें कि काराकोरम के बारे में, तो यहाँ काराकोरम में जो भारत के काराकोरम क्षेत्र है यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2। कौन सा है? K2, जिसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन भी हम कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2, ठीक ना। और ये जो है इसका हाइट कितना है? 8611 मीटर। अगर हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी देखें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर। कभी कभी हमें एग्जाम में 8850 भी, तो फिर आपको 48 नहीं मिलेगा वहां पर ऑप्शन में, तो ये सही माना जाता है। 8848 मीटर हम लोग जानते हैं, ये जो है माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर हम हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी देखें तो माउंट एवरेस्ट और उसके बाद K2, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो K2। ये K2 कहां पर है? किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी में कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे यहां पर एक भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर जो है सियाचिन, सियाचिन यहीं काराकोरम श्रेणी में ही सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। हम अगर देखें आगे कि काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर, इसके अलावा बाल्टोरा ग्लेशियर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर, कौन कौन सी ग्लेशियर पाया जाता है? सियाचिन है ना, बाल्टोरा, बैफो हिस्पर, ये सारे जो है ये ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर मतलब जहां पे आइस ही आइस बिछा हुआ है, तो ये बड़े बड़े जो ग्लेशियर है वो काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। वही लद्दाख घाटी में देखें तो लद्दाख पठार में, अगर हम लद्दाख पठार में देखें तो यहां पे विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी, सबसे जो खड़ी ढाल वाली चोटी है उसका नाम है राकापोशी। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी, ये जो है ये पाया जाता है कहां पे? लद्दाख में। ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। ये मुख्यतः इसी में जो लद्दाख पठार है, लद्दाख पठार में ही मरखा घाटी पाया जाता है। यही मरखा घाटी जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये जो है अक्साई चीन का हिस्सा है। एक चीजें ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बारे में अगर पूछे, हमारे हिमालय के बारे में ही कहें तो ये जो है ये अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि 2-3 तरह का चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान या कायांतरित, उसी रूपांतरित को ही बोलते हैं कायांतरित। अवसादी चट्टान जो होता है ये बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु के दवनेश होता है, और अगर ये दवनेश होता है तो इनमें जीवाश्म पाए जाएंगे, जीवाश्म ईंधन, जिसमें कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि पाया जाएगा। तो हिमालय में कोयला इत्यादि बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय भी किसका हिस्सा है? अवसादी चट्टान का हिस्सा है। बस यहां पर एक चीज क्या है, ये अवसादी यहां से कोयला वगैरह इसलिए नहीं निकाला जा सकता, एक तो ये नवीन है और वहां पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप नहीं हुई है कि हम उतने नीचे से, यानी कि उतने बड़े पहाड़ों के नीचे से हम कोयला निकाल सके। दूसरी, ट्रांस हिमालय में एक चीजें ध्यान रखिएगा, काराकोरम लद्दाख का क्षेत्र है, यहां पे वनस्पति बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, छोटे छोटे पाए जाते। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। और इसके अलावा जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, यहां पर ध्यान रखिएगा 3 बड़ी नदियां जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है। इनका उद्गम, ये पूर्ववर्ती नदी है और इनका उद्गम क्षेत्र यही है, सिंधु, सतलज और पूर्ववर्ती। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, जब हमसे पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर हमसे वही पूछ रहा है। अगर हम देखें, अभी हमने मैप में देखा कि यहाँ पर सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय है, उसके बाद वृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है और फिर शिवालिक है। तो सबसे ऊपर में कौन है? ट्रांस है, उसके बाद वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है या मध्य हिमालय इसे ही कहते हैं, और उसके बाद है शिवालिक। तो हमसे प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर,
तो दक्षिण में सबसे नीचे कौन है, शिवालिक है, उसके बाद लघु हिमालय है और उसके बाद वृहद हिमालय है, तो उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो देखते हैं ऑप्शन में सबसे नीचे शिवालिक दिया हुआ है, बी और डी में शिवालिक दिया है। शिवालिक के बाद क्या दिया हुआ है, लघु हिमालय। शिवालिक के बाद लघु, यहाँ पे महान हिमालय, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। तो शिवालिक के बाद लघु हिमालय और उसके बाद महान हिमालय। तो हिमालय के श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम देखें तो सबसे नीचे शिवालिक, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। वहीं अगर प्रश्न हमसे पूछा जाता उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में अगर हम देखते तो सबसे ऊपर होता ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक। यहां भी देखिए हमारे सामने क्या गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ए नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें ये उत्तर से दक्षिण की ओर दिया हुआ है। हमसे प्रश्न पूछा रहा दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इस आधार पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणी से, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। देखिए जब हमसे प्राचीनतम श्रेणी की बात की जाती है तो ये समांतर वाली रचना, हम इन्हें समझते हैं। एक बार इसे एक चित्र करें। देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सी लेवल से बनाया हुआ है। यहाँ आपके सामने देखिए ये मैप पर यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो नॉर्थ में यहाँ पर देखिए कुनलुन स्लोप दी हुई है। सबसे नॉर्थ में देखें तो कुनलुन स्लोप, ये जो एरिया ये कुनलुन स्लोप का है और ये तिब्बत का पठार है। ये कैलाश रेंज है, लद्दाख रेंज है। यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र कहलाता है ये नॉर्थ है। यानी हम ऐसे अगर देखें इंडिया का इस क्षेत्र में, तो इंडिया के इस क्षेत्रों में अगर हम देखें देखिए इंडिया के अगर हम इन क्षेत्रों में अगर हम देखें मुख्यतः, तो देखिए यहाँ पर जो हम अगर देखें यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ऊपर में है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद है वृहद हिमालय हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद है मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक। तो ये वाला जो एरिया है दक्षिण से उत्तर के, सबसे उत्तर में कौन सा है, काराकोरम। उसके बाद है ग्रेट हिमालयाज है और उसके बाद मिड हिमालय, मध्य हिमालय है और उसके बाद कौन सा है, शिवालिक है और उसके बाद सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ये ऊपर से नीचे क्षेत्र दी गई है। तो इनमें सबसे पहले जो हिमालय का निर्माण हुआ जब यूरेशियन प्लेट और जो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो विश्व का हमने बोला था, अभी पढ़ा था कि ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का जो ये रूस के तरफ से, जो मंगोलिया की तरफ से, चीन की तरफ से है, वो यूरेशियन प्लेट है। और इधर से जो जा रहा है नीचे की ओर दक्षिण भारत का, वो कौन सा है, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये दोनों के टकराने से, है ना, इस दोनों के टकराने से सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो हुआ ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर जो हुआ वो हुआ किसका, तो वो हुआ हमारा मध्य हिमालय, वृहद हिमालय का। उसके बाद हुआ लघु हिमालय का और उसके बाद हुआ शिवालिक का। ये सारे जो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ ये अलग अलग काल में, ये सब जो है जितने भी हुए ये सब हुए टर्शियरी काल में। ध्यान रखिएगा हिमालय का जितना भी पर्वत का निर्माण हुआ ये चार श्रेणी हुआ। काराकोरम पहले बना, फिर उसके बाद वृहद हिमालय बना, उसके बाद मध्य हिमालय बना और सबसे लास्ट में शिवालिक बना। तो ये जो है ये सब टर्शियरी काल में हुआ, क्रिटेशियस समय के टर्शियरी काल में। और उनमें टर्शियरी काल में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का। अब देखिए टर्शियरी काल में अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो हम इनमें देखते हैं कि किस किस काल में कौन कौन से समय का निर्माण हुआ, किस किस पर्वत का निर्माण हुआ। देखिए ट्रांस हिमालय का अगर देखें, ट्रांस हिमालय जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण हुआ टर्शियरी काल में सबसे पहले। उसके बाद दूसरा जो था टर्शियरी काल में, अगर हम देखें किस काल में, टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का हुआ, फिर उसके बाद हुआ वृहद हिमालय का। वृहद हिमालय का जो निर्माण हुआ उसको कहते हैं कौन सा युग, तो ओलियोसिन युग। टर्शियरी काल में ही एक युग है, अलग अलग युगों में बांटा गया है, पृथ्वी का काल बांटा गया है, ओलियोसिन युग। ओलियोसिन युग जो था ये लगभग 25 से 40 मिलियन पूर्व, आज से 25 से 40 मिलियन, याद रखिए 25 से 40 मिलियन पूर्व जो था ये वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय का जो निर्माण हुआ उसको निर्माण हुआ मध्य मायोसिन युग में। कौन से युग में, मध्य मायोसिन युग, मध्य मायोसिन युग में, मध्य मायोसिन युग, मध्य मायोसिन युग में, मध्य मायोसिन युग। और उसके बाद मध्य मायोसिन युग कब था, तो ये लगभग आज से
14 मिलियन वर्ष पूर्व था, 14 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके बाद फिर शिवालिक का निर्माण हुआ। शिवालिक का जो निर्माण हुआ वो हुआ आपको प्लायोसिन युग में। शिवालिक का निर्माण कब हुआ? प्लायोसिन युग, प्लायोसिन युग में। प्लायोसिन युग को ही कहते हैं सेनोजोइक युग। कौन सा युग? सेनोजोइक युग भी कहते हैं, सेनोजोइक युग या प्लायोसिन युग। ये 5 से लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ शिवालिक का निर्माण। तो सबसे लास्ट में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक का। तो यानी शिवालिक सबसे नया है। फिर उससे पहले जस्ट पहले किसका हुआ? लघु का, और उसके कुछ पहले वृहद, और उसके बाद ट्रांस। तो अगर हम हिमालय के ये चारों क्षेत्र देखें तो सबसे पुराना ट्रांस है, उसके बाद वृहद, उसके बाद लघु और उसके बाद शिवालिक। तो सबसे नया अगर हम देखें, सबसे नया जो है, सबसे नया कौन सा है? तो सबसे नया है शिवालिक। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय की रचना समांतर वाली श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी होगी? तो प्राचीनतम श्रेणी इनमें से ऑप्शन में वृहद हिमालय श्रेणी दी हुई है। और सबसे नया अगर पूछा जाता तो शिवालिक श्रेणी होता, लेकिन सबसे पुराना अगर ट्रांस हिमालय में नहीं दिया हुआ, अगर ट्रांस हिमालय दिया होता तो फिर वो होता हमारा ट्रांस हिमालय सबसे पुराना। धौलाधर जो है ये मध्य हिमालय का क्षेत्र है, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय एक ही है, तो हम उन्हें एक ही तरह से ये कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। अगर हम देखें वृहद हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय उसे कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई, इसकी सबसे जो हाईएस्ट है वो माउंट एवरेस्ट का है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर सी लेवल ये दिया है, 8,850 मीटर। ASL का मतलब होता है एबव सी लेवल, एबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल। अब देखिए ये सी लेवल कहां से मापी जाती है? ये हमारे चेन्नई से मापी जाती है। चेन्नई में जो समुद्र है उसके किनारे से जो समुद्र की ऊंचाई के आधार पर मापी जाती है। आप जाते होंगे ट्रेन में तो देखते होंगे स्टेशन वगैरह पे लिखी रहती है सी लेवल, सी लेवल कितना समुद्री ऊंचाई, तो वहां से जितने मीटर ऊंचा। तो हम ग्रेट हिमालय की ऊंचाई देखें तो कितने लेवल सी लेवल के? 8,850 मीटर एबव सी लेवल है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके? ट्रांस हिमालय। अब देखिए लघु हिमालय, अभी हमने पढ़ा लघु हिमालय कहाँ पर है। ये देखिए ट्रांस हिमालय है, फिर वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय है, और उसके बाद शिवालिक है। तो लघु, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय। अब आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, ये लघु हिमालय और शिवालिक। तो इसमें अगर हम देखें तो वृहद और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय है, तो वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? देखिए जब कश्मीर घाटी के स्थित होने की बात करते हैं तो ये किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच ही जो है कश्मीर घाटी स्थित है। तो इसका आंसर होगा वृहद हिमालय और पीर पंजाल, इसके बीच कश्मीर घाटी स्थित है। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी? अब देखिए नवीन पर्वत श्रेणी, फिर से सवाल क्या पूछा? नवीन पर्वत श्रेणी। तो हमने अभी पढ़ा था आर्कियन क्रम की चट्टान, इसके अलावा जो था धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर भारत का मैदान। सबसे नया उत्तर भारत का मैदान है, भारत का सबसे नया जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत का मैदान है। फिर उसके बाद उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय क्षेत्र है। अब पूछा निम्नलिखित सबसे कौन नवीन पर्वत श्रेणी है? अब इनमें देखिए विंध्यन जो है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का है, अरावली प्रायद्वीपीय क्षेत्र का है, और अन्नामलाई ये भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का है, तमिलनाडु में है। तो विंध्यन जो है, अब इसमें सबसे नया कौन है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। अब देखिए इनमें सबसे पुराना अगर पूछा जाता तब होता अरावली। सबसे पुराना कौन सा? अरावली। लेकिन सबसे अगर नया पूछा जा रहा है तो वो प्रश्न के आंसर क्या होगा इसका? शिवालिक। शिवालिक जो है सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ, 5 से लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? अब देखिए शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली का तो है नहीं, पश्चिमी घाट। इसका किसका हिस्सा है शिवालिक पहाड़ी? हिमालय का। आप आसानी से ये प्रश्न कर सकते हैं। देखिए कितना आपको पहले जो आप पढ़े उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आपका आंसर बनते जा रहा है आसानी से। अगला है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। अभी हमने पढ़ा शिवालिक श्रेणी का निर्माण। अगर हम देखें कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, तो सेनोजोइक युग में। अभी हमने पढ़ा था प्लायोसिन युग या सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। देखिए शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई जब हम कहते हैं, हम थोड़ी सी ऊंचाई के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो शिवालिक है, शिवालिक इसकी ऊंचाई
सभी हिमालय में, हिमालय के जो 4 क्षेत्र हैं, ट्रांस, वृहद, मध्य और लघु, उसमें शिवालिक की जो ऊंचाई है ये 900 से लगभग 1100 मीटर है ऊंचाई, 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई। जब हम चढ़ते हैं चंडीगढ़ की ओर से ऊपर की ओर या हम देहरादून की ओर बढ़ते हैं तो वो जो देहरादून का क्षेत्र है वो शिवालिक का क्षेत्र होता है। इसके बाद लघु हिमालय की ऊंचाई अगर हम देखें, लघु हिमालय की ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर, ध्यान रखिएगा ये 3700 से 4500 मीटर। और मध्य हिमालय का अगर हम देखें तो सॉरी महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय का, वृहद हिमालय का, तो उसका लगभग 6000 मीटर एवरेज ऊंचाई है। तो ये जो है सबसे कम ऊंचाई किसकी है, शिवालिक की है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई पूछा जा रहा है 900 से 1100 मीटर। अगर हम इस आधार पर देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 850 से 1200 मीटर ये नज़दीक दिख रहा है, या 750, इसमें से आंसर हो जाएगा सबसे नज़दीकी है ए नंबर, तो 850 से 1200 मीटर ये शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई मानी जाएगी। माने नेक्स्ट है उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। देखिए अजंता श्रेणी, अगर हम अजंता श्रेणी देखें तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। पालकोंडा श्रेणी ये जो है ये भी पालकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। कैमूर पर्वत जो बिहार, एमपी और यूपी के बॉर्डर वाले क्षेत्र में। और पटकोई श्रेणी जो है ये कहाँ पर है, तो ये है मुख्यतः मिजोरम के क्षेत्र में। अब देखिए ये पटकोई श्रेणी, ये पटकोई अगर हम देखें वृहद हिमालय, तो वृहद हिमालय जो है ये पूरी तरह से ये नॉर्थ ईस्ट राज्य में भी ये फैला हुआ है। तो ये वृहद हिमालय का क्षेत्र है, तो पटकोई श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम हिमालय का क्षेत्र है, तो इसलिए वो क्या होगा, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी होगा। देखते हैं कहाँ कहाँ है ये सारे क्षेत्र। देखिए ये जो है यहाँ पर पटकोई श्रेणी है, यहाँ जो है यहाँ पर पटकोई है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पटकोई श्रेणी है। अजंता यहाँ पर है। इसके अलावा जो हमसे पूछा गया पालकोंडा यहाँ के क्षेत्र में है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इस तरह से इसका आंसर कौन सा होगा, ये हिमालय का हिस्सा है तो इसका आंसर हो जाएगा पटकोई श्रेणी। तो आंसर इसका क्या है, पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम हिमालय का क्षेत्र है, और हम जानते हैं कि हिमालय सबसे नया है, तो इसका आंसर हो गया पटकोई श्रेणी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता। देखिए हिमालय पर्वत जो है हमारे लिए एक बड़ी दीवार का काम करता है। हिमालय पर्वत, इसको हम समझते हैं थोड़ी सी। देखिए अगर हम इसमें देखें मैप में, आपके सामने जो मैप है इसे देखिए, देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हिमालय का क्षेत्र है, ये जो हिमालय का हमें क्षेत्र दिख रहा है ये वाला, ये एक दीवार की तरह काम करता है। अब यहाँ से जो हवा जल लेकर के जाती है ना, पानी लेकर के, तो ये रास्ता में बाधा का काम करता है और फिर हवा को ऊपर की ओर उठा देता है। ऊपर की ओर जैसे उठता है तो हवा ठंडी होती है, उसमें पानी ठंडी हो गई और वो बादल के रूप में बारिश करने लगता है। इसके अलावा पानी जो इसमें रहता है तो इससे क्या होता है कि जो पहाड़ पर क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ जमने लगती है। इसके अलावा उधर से जो दूसरे तरफ से जो हवा, दीवार है तो दूसरी तरफ से जो हवा आती है, जो हम देखें अगर मंगोल के साइड तो रूस के साइड, उधर जो है उत्तर का जो उत्तरी ध्रुव की जो हवा आती है ठंडी हवा, उसको क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। तो ये जो रोकने का काम करता है तो ठंडी हवा नहीं आ पाता इंडिया में प्रवेश, इस एरिया में प्रवेश नहीं कर पाता। अगर ये हिमालय पहाड़ नहीं होता, ठंडी हवा आती और बहुत ज़्यादा ठंडी हम लोगों को लगता और पूरे ये वाला क्षेत्र जमा रहता। और अगर हिमालय नहीं होता तो इस क्षेत्र से जो हवा समुद्र से जो पानी लेकर के जाता है, यहाँ से जो समुद्र से पानी लेके जाता है, तो ये यहाँ पर ऊपर उठ करके फिर ये बारिश नहीं करती और यहाँ बर्फ भी नहीं जम पाता। तो ये जो है ये हमारे लिए काम किस तरह का करता है, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा दीवार का काम हमारे लिए करता है। तो हम अगर देखें कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित प्रभाव क्या होता। तो भारत पर सर्वाधिक संभाव प्रभाव, देखिए देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। बिल्कुल ये सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये जो मैदानी क्षेत्र है ये इसमें पानी कहाँ से जलोढ़ मृदा आती है, तो नदी के माध्यम से, और नदी कहाँ से, सिंधु गंगा निकलती है, वो हिमालय क्षेत्रों से, इसलिए जलोढ़ मृदा लाती है और जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होता है, जिसके कारण हमारे यहाँ कृषि का उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है। और तीसरा, मानसून का जो प्रतिरूप है, जो मानसून जो बनती है वो अभी के प्रतिरूप से अलग होता इस समय में, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी डी नंबर आंसर होगा कि ये मानसून प्रतिरूप भी इसके कारण क्या होता, अलग होता। तो इसके जो गंगा के अगर हम देखें कि अगर ये सिंधु गंगा, अगर ये हिमालय नहीं होता तो
क्या होता है कि यहाँ पे मानसून का प्रतिरूप डिफरेंट होता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों। तो आंसर डी नंबर, कौन सा हो गया आंसर? डी। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपके लिए प्रश्नों का संग्रह लाया हूं। आप लोगों से बस इतनी कहना कि आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी इसका फायदा मिले और मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। क्या ये सही है? भारत में हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है? अब अगर हम मैप देखें तो भारत में हिमालय कौन कौन से राज्य में फैले हुए हैं। देखिए, हिमालय जो है भारत में है वो देख सकते हैं यूटी, और हम राज्य देखें तो सबसे ऊपर लद्दाख में है, यूटी में है ना, यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा जम्मू और कश्मीर में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश के अलावा जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद अगर हम देखें तो सिक्किम है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। इसके अलावा असम का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये जो है इतने राज्यों में ये फैला हुआ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। अब देखिए सवाल क्या कर, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में। अगर हम पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, देखिए अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में आपको दिखेगा कि ये पश्चिमी घाट, ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। तो ये कितने राज्यों में फैले हैं? तो ये है गुजरात पश्चिमी घाट में है, महाराष्ट्र, इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और केरल। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है पश्चिमी घाट केवल कितने राज्यों में फैले हुए हैं? तो पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये है कितने राज्यों में? 5 राज्यों में, सही है। दूसरा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में। पुलिकट झील जो है ये भी क्या है? केवल 2 राज्यों में बोल रहा है। केवल कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। ये गलत है, पुलिकट झील केवल 1 राज्य में फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 3। देखिए पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैले हुए हैं। कहां पे फैले हैं? केवल। तो पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में नहीं फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो हम अगर देखें तो जो अगला है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में, बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 2 नंबर गलत है और 1 नंबर गलत है। तो आंसर क्या हो गया? केवल 3। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? बताइए इसका आंसर। देखिए प्रश्न क्या, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। अभी हमने बोला था कि हिमालय किससे बनी है? अवसादी चट्टान से। और अवसादी चट्टान से जब बनी हुई है तो अवसादी चट्टान के नीचे कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे जो जीवाश्म पदार्थ हैं, तो जीवाश्महीन है। ये गलत है कथन। लघु हिमालय की परतदार चट्टान जो है उसमें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। हाँ ये सही है, क्योंकि ये शिवालिक के अगर देखें तो यहाँ पर कहता है समुद्री जीव जंतु के अवशेष मिले हैं। देखिए लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में हम देखें अगर तो ये जो है समुद्री जीव जंतु, बिल्कुल ये समुद्री, यहाँ पर जो था यहाँ पर तैथिस सागर था और तैथिस सागर में जो है समुद्री जीव जंतु पाए जाते, इसलिए यहाँ पर समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिले हैं। दूसरा अवसादी पठार है तो अवसादी पठार तो जीवाश्म तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 नंबर सही है, कथन 2 सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में, शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम है बाह्य हिमालय, मानव सभ्यता का अवशेष मिले। हाँ ये भी सही है। यहाँ पर जो है जो बुर्ज होम और गुफरकाल आप पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता में, बुर्ज होम और गुफकराल जो था, गुफकराल, यहाँ पर जो है मानव सभ्यता के कुछ अवशेष मिले और ये कहाँ पर है? ये शिवालिक हिमालय में ही। तो इसका आंसर 2 और 3 दोनों क्या होगा? सही होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो 2 और 3, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर, केवल 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो देखिए हिमालय के किस आकृति, यहाँ पर कश्मीर हिमालय में करेवा का जो भूमि आकृति है, करेवा आकृति है, ये एक प्रकार से इस पर क्या पाया जाता है? इस पर जाफरान की खेती होती है जिसे हम कहते हैं
केसर की खेती। कौन सी खेती? केसर खेती। तो हिमालय के जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती होती है और केसर की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? देखिए, जब हमसे पूछा गया कि पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है, तो हम इन्हें देखते हैं एक बार मैप के माध्यम से। देखिए, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर आपको पर्वत शिखर का क्रम दिखेगा। अब देखिए, ये अगर हम देखें इस एरिया में, तो यहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर। स्क्रीन पर आप देखिए, जो इधर से अगर हम जाते तो इधर पूर्व एरिया है, और यहां से इधर जाएंगे तो पश्चिम की ओर जाते जाएंगे। इनमें अगर हम देखें, सबसे पहले जो दिखता है, नेपाल में अधिकांशतः पर्वत शिखर, 16 जो हिमालय में बड़े पर्वत शिखर हैं, उनमें से 8 तो केवल नेपाल में है। नेपाल, अब देखिए ये कंचनजंगा, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर क्षेत्र में है। तो कंचनजंगा पहले है सबसे, उसके बाद दूसरे नंबर मकालू है, मकालू के बाद लॉसे है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर देखिए छोयू है। आप देखते रहिए, ये माउंट एवरेस्ट है, फिर छोयू है, उसके बाद है सीसापंगम, क्या है? सीसापंगम, उसके बाद है मनालू, उसके बाद अन्नपूर्णा, और उसके बाद धलागिरी। तो हम अगर देखें इसमें क्रम में, तो कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद इधर हम अगर देखें मकालू, मकालू के बाद लॉसू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, चोयू, सीसापंगम, उसके बाद मनालू और अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसके अलावा हम अगर जाएं आगे की ओर, तो इधर भी हमें कुछ दिखता है, जैसे केटू की हमने बात किया था, ये केटू काराकोरम 8611 मीटर। इसके अलावा जो ब्रॉड पीक है उसकी बात, गणेश ब्रह्म या नंगा पर्वत जो 8126 मीटर, ये सबसे हमारा पश्चिमी पर्वत शिखर है। और यहां देखें, सबसे पूर्वी पर्वत शिखर है वो है नमचा बरवा 7782 मीटर। तो ये जो है ये हमारा क्रम है, पर्वत शिखर का क्या है? क्रम है। तो हमें अगर पश्चिम से पूर्व पूछे और पूर्व से पश्चिम, तो हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। देखिए, इसमें सबका हाइट भी दिया हुआ है, 8586 मीटर, 8485 मीटर, 8516 मीटर, 8848 मीटर, 8201 मीटर, 8027 मीटर, 8163 मीटर, 8091 मीटर, 8167 मीटर। तो ये जो जितने यहां पर हैं, ये वाला जो हिमालय का क्षेत्र है, ये क्षेत्र सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र, नेपाल का जो क्षेत्र है हिमालय का सबसे ऊंचा क्षेत्र, और अधिकांशतः जो पर्वत शिखर है वो 8000 मीटर से देखिए ज्यादा ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई के पर्वत हैं जो हमारे मध्य हिमालय में। तो अब सवाल हमसे क्या पूछा जाए? सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो पर्वत शिखर का क्रम माना जा रहा है, तो इनमें अगर हम देखें तो कौन सा है? सबसे पहले कौन सा है? कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, और उसके बाद धौलागिरी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, कुछ हम मैप देख लेते हैं। मैप में हमने चर्चा किया था कि कुछ हम जो है हम पर्वत हम देख लेते हैं, ग्लेशियर कि कहां पर कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा पर्वत शिखर है। तो ये हम पहले पर्वत शिखर के बारे में देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया हुआ है, देखिए यहां पर कंचनजंगा दिया हुआ है, संडाकपू दिया हुआ है। इसके अलावा यहां हम अगर देखें तो यहां पर नंदा देवी, ध्यान रखिएगा, ये कुछ और महत्वपूर्ण पर्वत शिखर, हरदोई, उसके बाद डानागिरी, कामेत और सतोपथ, सतोपथ हिमनद है जहां से कि सतोपथ हिमनद। इसके अलावा यहाँ अगर हम देखें गणेश ब्रह्म है, गॉडविन ऑस्टिन है, नंगा पर्वत है। इसके बाद हम देखें दक्षिण भाग में तो गुरु शिखर है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुजरात में पाया जाता है गिरनार, है ना। इसका धूपगढ़ जो महादेव पहाड़ी में पाया जाता है धूपगढ़। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी। मलयगिरी हम देखें यहाँ पर, मलयगिरी जो है ये उड़ीसा में पाया जा रहा है। महेंद्रगिरी ये भी उड़ीसा में है। इसके अलावा अर्मकोंडा है, डोनेली है। यहाँ हम अगर देखें नीचे में सबसे दक्षिणतम जो है अगस्त मलाई है, उसका अनैमुडी है, उसका डोडा बेटा है, और ब्रह्मगिरी, मलयगिरी पहाड़, संसोगढ़, इसका महाबलेश्वर, कलसुबाई। और अगर हम अंडमान निकोबार में देखें तो सैडल पीक है, माउंट हैरियट है। हम इधर अगर देखें तो यहाँ पर हमें नोकरेक पीक दिख रहा है जो यहाँ पर मेघालय में स्थित है। तो अलग अलग हम ये पहाड़ों की ये पर्वत चोटी को हम देखेंगे। हम एक क्लास लेंगे जिसमें आपको पूरी वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है, तो हम आपको पूरी पर्वत चोटी भी आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा हम हिमालय को अगर देखें तो हिमालय को अलग तरीके से एक जो है पश्चिम से पूर्व की ओर भी बांटते हैं, जिनमें हम बांटते हैं कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और इसके अलावा जो है नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हम अगर देखें कश्मीर हिमालय तो ये जो है सिंधु से काली नदी, सिंधु से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है
ये जो सिंधु से काली नदी के बीच का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ काली नदी है, ये काली नदी का जो क्षेत्र है, सिंधु से काली नदी का क्षेत्र अगर हम कहें, सिंधु से काली नदी का क्षेत्र, ये जो कहलाता है ये कश्मीर हिमालय। काली से अगर हम देखें, काली से जो सिंधु से सतलज के बीच कश्मीर हिमालय, सतलज से काली के बीच कौन सा, कुमाऊं हिमालय, काली से तिस्ता के बीच, ये तिस्ता का क्षेत्र है, काली से तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तिस्ता से जो पूरब की ओर जाती है उसको बोलते हैं असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र के बीच। तो ये 4 क्षेत्र में हम इसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बांटते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग फिर अगली क्लास में हमसे जुड़िएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।